हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 23 मई से 29 मई 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू भी दिए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स यानी कि खेल से रिलेटेड एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो इस साल वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप है इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद है, इस वर्ष स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग में चैंपियन कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। ठीक है, यहाँ पे पीवी है, तो पीवी सिंधु बनी थी इस साल की स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग में चैंपियन। तो देखिए, जो खिलाड़ी हैं और जो टूर्नामेंट है, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। कई बार आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, खिलाड़ी का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो इससे आपको उस टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस बल्लेबाज ने विदेशी मैदान पर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक बनाया है? ध्यान से सुनिएगा, पहला दोहरा शतक कहाँ पे? विदेशी मैदान में। तो इसका राइट आंसर है दिलीप सरदेसाई। इसके बाद है चेन विवेन, ये किस देश के दिग्गज महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं? चेन विवेन किससे रिलेटेड है? स्क्वैश से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस देश की दिग्गज महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं? तो ये हैं आपकी मलेशिया की खिलाड़ी। ठीक है, मलेशिया की ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं चेन विवेन। फिर है, इस वर्ष किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मियामी। मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। ठीक है, और ये पहली बार हुआ था कि मियामी में फार्मूला 1 की कोई रेस आयोजित हुई थी, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाने यामागुची। अकाने यामागुची। फिर है, वर्ष 2022 में सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं? जो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स यानी कि फार्मूला 1 की ये रेस है, इसकी बात हो रही है। तो 2022 का फार्मूला 1 का जो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, इसमें कौन जीते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इस साल जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। फिर है, इस वर्ष दुबई टेनिस चैंपियनशिप में महिला वर्ग में विजेता कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेलेना ओस्तापेंको। जेलेना ओस्तापेंको ने जीता है इस वर्ष का दुबई टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने बेसबॉल खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने टोक्यो ओलंपिक में बेसबॉल में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। फिर है, कबड्डी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। खेल का नाम दे देता है, आपसे पूछता है कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं इस खेल में। तो यहाँ पे आपको कबड्डी में पूछा जा रहा है, तो कबड्डी में एक टीम में 7 यानी कि 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर इनमें से किस क्रिकेटर के नाम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि वनडे, टेस्ट और T20, ये 3 फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, तो किस क्रिकेटर के नाम इन तीनों फॉर्मेटों में 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉस टेलर, जो कि आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास भी लिया था, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। फिर है, डिडिएर डेस्चेम्प। डिडिएर डेस्चेम्प ये किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैनेजर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये फ्रांस की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है वहाँ के मैनेजर हैं डिडिएर डेस्चेम्प। फिर अब, भारत ने किसकी कप्तानी में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीता था? तो सबसे पहले तो एक पॉइंट आपको यहीं से पता चल गया क्वेश्चन में कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीता था। और क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि कप्तान कौन थे इस टीम के। यहाँ पे आपको मेंस की बात हो रही है यानी पुरुषों की। ठीक है, तो मेंस की बात हो रही है, तो इस टीम के कप्तान थे टोक्यो ओलंपिक में मनप्रीत सिंह। फिर है, मोहम्मद फराह, ये किस देश के दिग्गज एथलीट हैं? तो मोहम्मद फराह जो हैं ये आपके ब्रिटेन के दिग्गज एथलीट हैं। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि मोहम्मद फराह जो है ये ब्रिटेन के हैं और ये किस खेल से संबंधित है, तब आपका आंसर हो जाएगा ये एथलीट हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ये एथलीट है, ये किस देश के हैं, ये पूछा है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन।
फिर है मानवजीत सिंह संधू निशानेबाजी की किस स्पर्धा के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैप। यहाँ से आप ये भी याद रखिएगा कि मानवजीत सिंह संधू ये निशानेबाजी से रिलेटेड हैं, यानी आर्चरी से। फिर है अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स ने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, ये आपको बताना है। तो इन्होंने टोटल 23 यानी कि 23 एकल खिताब जीते हैं ग्रैंड स्लैम में टेनिस में। फिर है अमित पंघल ने किस वर्ष एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? स्वर्ण पदक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2019 में, 2019। नेक्स्ट है ईगा स्वितेक, इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीती हैं इन्होंने अभी हाल ही में? तो देखिए फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है और विंबलडन है। पिछले के कुछ रिसेंट वीडियोस में आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच ओपन। ईगा स्वितेक फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। और ये क्या है? टेनिस के टूर्नामेंट है, आप सभी को पता है, जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं साल के, उन्हीं में से एक है फ्रेंच ओपन, तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। फिर इनमें से किस वर्ष नीदरलैंड ने FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीता है? ठीक है, इनमें से किस वर्ष नीदरलैंड ने FIH वुमेन, यहाँ पे ह्यूमन है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा वुमेन, यानी कि महिलाओं का हॉकी जो विश्व कप होता है उसकी बात हो रही है। तो नीदरलैंड ने किस वर्ष इस टूर्नामेंट को नहीं जीता है, ये आपको बताना। तो 2006, 2010, 2014 और 2018 है। तो नीदरलैंड ने किस वर्ष नहीं जीता ये पूछ रहा है। तो 2010 में नीदरलैंड ने नहीं जीता है, बाकी 2006 में भी जीता है, 14 में भी जीता है और 18 में भी जीता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में प्रमुख कौन है, यानी कि चेयरपर्सन कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेजेंट में? तो इसका राइट आंसर है थॉमस बैक। ठीक है, थॉमस बैक इस समय प्रेजेंट में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC के चेयरमैन हैं। फिर किस महिला क्रिकेटर ने वनडे विश्व कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलिसा हिली। ये हैं कहाँ की? ये हैं ऑस्ट्रेलिया। और जो विमेंस का यानी कि महिलाओं का विश्व कप हुआ था 2022 का, इसे भी जीता था ऑस्ट्रेलिया ने ही, अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अमांड डुप्लाटेस, इनके नाम पोल वॉल्ट में कितनी ऊंची जंप लगाने का विश्व रिकॉर्ड है? और ये विश्व रिकॉर्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 6.2 मीटर। तो अमांड डुप्लाटेस के नाम पोल वॉल्ट में 6.2 मीटर की ऊंची जंप लगाने का विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा खेल एशियन गेम्स 2018 में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। एशियन गेम्स में क्रिकेट शामिल नहीं था 2018 में, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये आपके शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला 1 रेसर सार्जियो पेरेज ये किस देश के नागरिक हैं? तो ये याद रखिए, सार्जियो पेरेज ये फार्मूला 1 रेसर है और आपको बताना है किस देश के नागरिक हैं ये। तो ये मैक्सिको के नागरिक हैं। और लास्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 में किस देश ने फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? 2011 में जो महिलाओं का फीफा यानी फुटबॉल का विश्व कप हुआ था वो पूछा जा रहा है। तो 2011 में जीती थी जापान की टीम। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ समान अध्ययन के MCQ दिए हैं जो कि आपके सिविल सेवा की जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होती है यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एम प्राइम प्लेबुक ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, नीति आयोग इसका राइट आंसर है। व्याख्या में देखते हैं। तो नीति आयोग द्वारा एम प्राइम यानी कि प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो प्लेबुक है इसको जारी किया गया। ये पूरा नाम है एम प्राइम का। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखना, आपसे क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका जो मेन एम है ये मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए 12 माह की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से विज्ञान को बढ़ावा देना है। तो यहाँ से आपको नीति आयोग ने लॉन्च किया याद रखना है, एम प्राइम नाम याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। फिर है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB से भिन्न है? यहाँ पे आपको 2 कथन दिए हैं, दोनों कथन को आपको पढ़ के बताना है कि कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो पहला कथन है NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से
किया गया है। तो ये कथन आपका जो है तो गलत है। और यहाँ पे देखिए जो दूसरा कथन है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने का प्रयास करता है, जबकि सीपीसीबी पानी के स्रोतों की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो आपका दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम सूचकांक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसे जारी कौन करता है? विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल लॉ ऑफ इंडेक्स, इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है विश्व न्याय परियोजना, विश्व न्याय परियोजना। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम। ये पोर्टल जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका 14 अप्रैल 2016 में। 14 अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम पोर्टल। तो यहाँ पे कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है इस पोर्टल में, और ये जो पोर्टल है पूरी तरह से भारत सरकार से वित्त पोषित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसको संशोधित 13 अप्रैल 2022 को किया गया है। इनमें से कौन से कार्यक्रम सम्मिलित है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना, फिर है ई पंचायत पर मिशन आधारित योजना, फिर है पंचायती राज को संस्थागत समर्थन, और डी है उपरोक्त सभी। तो यानी कि आ, बा और सा ये तीनों ही कार्यक्रम सम्मिलित हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और ये जो अभियान है ये 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर है रिपोर्ट इट शेयर नॉट, रिपोर्ट इट शेयर नॉट, ये जो पहल है जो कि बाल शोषण से संबंधित है, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने इसकी शुरुआत नागरिक समाज संगठनों जैसे आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पणा के सहयोग से प्रारंभ किया था। तो ये शुरू किया गया था फेसबुक इनके द्वारा। फिर आर्थिक वृद्धि के लाभों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दें, आपको बताना है कि क्या क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। संपत्ति सृजन, जीवन स्तर में सुधार होना, सरकार की आय में कमी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए सरकार की आय में कमी ये सम्मिलित नहीं है आर्थिक वृद्धि में। ठीक है, आर्थिक वृद्धि से सरकार की आय में वृद्धि होती है, जबकि ऑप्शन में कमी दिया गया है, तो ये यहाँ पे सम्मिलित नहीं होगा। फिर है केंद्रीय बैंकों को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है क्योंकि वो, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर है बा, क्योंकि वह वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थानों को साख प्रदान करता है, इसलिए केंद्रीय बैंकों को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। इसके बाद जब कोई अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से संपर्क में आती है तो क्या प्रभाव होता है? तो वहाँ पे देखिए उत्पाद बाजार में सहलग्नता होती है, वित्तीय बाजार सहलग्नता होती है, और कारक बाजार सहलग्नता होती है। तो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हैं। फिर केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए निजी संपत्ति का अधिकार, आय विवरण पर कानून, अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण और उत्पादन पर राज्य का निर्णय। यहाँ पे देखिए निजी संपत्ति का अधिकार, ये केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जैविक खेती जो होती है इसके लाभ क्या हैं? तो इसमें लागत भी कम होती है, इसका पोषण मूल्य भी अधिक होता है, और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम से आय का सृजन भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ही लाभ होते हैं जैविक खेती के। अगला क्वेश्चन है फोर्टिफाइड राइस कर्नल यानी कि FRK के बारे में निम्न में से सही कथन बताइए। तो 4 यहाँ पे आपको कथन दिए हैं, आपको बताना कौन सा कथन सही है FRK के बारे में यानी कि फोर्टिफाइड राइस कर्नल के बारे में। तो पहला ऑप्शन है इसकी सेल्फ लाइफ 12 महीने होती है, ये सही है। फिर है इसको 1 किलो नियमित चावल के साथ 10 ग्राम मिश्रित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है अनाज की लंबाई 5 मिलीमीटर और चौड़ाई 2.2 मिलीमीटर होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ पे आपके सही हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक इसको किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग इसका राइट आंसर है। फिर 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का प्रथम चरण जारी किया गया है, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है?
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले जारी किसने किया है? नीति आयोग ने, पिछले क्वेश्चन में बताया। और इसमें टॉप पे कौन रहा है? इस पे टॉप पे रहा है गुजरात। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो निर्यात क्रेडिट, इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि और शिक्षा। तो इलेक्ट्रिक वाहन सम्मिलित नहीं है। कहाँ पे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में। फिर है ट्रिपस समझौता जो है ये किससे संबंधित है? तो ट्रिपस समझौता संबंधित है बौद्धिक संपदा से। फिर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आता है आपके कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंडर में, यानी कि उसके अंतर्गत। फिर है भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होते हैं। ठीक है, आपात है यहाँ पे, आयात होगा। तो जब ना ही निर्यात होगा ना ही आयात होगा तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। फिर है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की सहायता से समझाया है? तो इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को। उसका राइट आंसर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। फिर डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उसके बाद जो भी सही कथन है उस पर निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए 2 कथन है। पहला है डिजिटल रुपए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करेगा। दूसरा है डिजिटल रुपए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए जो ऑप्शन 1 है यानी पहला कथन है ये गलत है और जो दूसरा कथन है ये सही है। डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 में जारी किया जाएगा। आप सभी को पता होगा, रिसेंट वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। जो डिजिटल करेंसी है इंडिया की वो 2022-23 में प्रस्तावित है और ये जो है डिजिटल करेंसी ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया जाएगा। तो केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। फिर केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का सबसे अधिक व्यय किस मद पर होता है? तो सबसे अधिक व्यय होता है ब्याज भुगतान पे। ब्याज भुगतान पे सबसे अधिक सरकार का व्यय हुआ है। ये केंद्रीय बजट 2022-23 के आंकड़ों की बात हो रही है इनके अनुसार। तो इस वर्ष यानी 2022-23 में ब्याज पर 9,40,651 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान दिया गया है। ये यहाँ पे आप ये डेटा भी याद रख सकते हैं। फिर है स्माइल एक योजना है, आपको बताना है कि ये योजना किससे संबंधित है। जो स्माइल योजना है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उपेक्षित या हाशिए के व्यक्तियों के पुनर्वास से। कौन सी योजना है? स्माइल योजना। फिर है सागर द्वीप। सागर द्वीप किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो सागर द्वीप है क्या? ये एक गंगा डेल्टा जो है, ठीक है, गंगा डेल्टा में एक द्वीप है जिसका नाम है सागर द्वीप। ठीक है, तो ये एक द्वीप है जो कि गंगा डेल्टा में है। तो ये दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है, इस कारण से ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। फिर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता इसे जोड़ा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का संपादिक मुक्त यंत्र है? तो इसका राइट आंसर है स्थायी जमा सुविधा। इसके बाद देखिए जो ये स्थायी जमा सुविधा है ये अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्थायी इसको प्रारंभ किया है और इसके अंतर्गत नीतिगत दर को 40 आधार अंकों तक प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाता है ताकि जो बैंक है इनको कोई संपार्थिक प्रदान किए बिना सिस्टम से अतिरिक्त तरलता सोखी जा सके। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के निर्यातों में सबसे अधिक भार किन पदार्थों का है? जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं इनका भार सबसे ज़्यादा अधिक है निर्यातों में। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में बताया गया है। तो इन पदार्थों का हिस्सा है 14.9% यानी कि लगभग बात करें तो 15%।
और यहाँ पे ये निर्यात की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। फिर है भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में कृषि को रखा गया है राज्य सूची में। फिर है रैंप कार्यक्रम जो है ये किससे संबंधित है? तो रैंप कार्यक्रम आपका MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से संबंधित है। तो MSME का जो क्षेत्र है इसको अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के लिए 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए का व्यय जो है ये रैंप कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा। इस कारण से जो कार्यक्रम है रैंप कार्यक्रम ये MSME से संबंधित है। फिर है उत्तर पूर्वी प्रधानमंत्री विकास पहल यानी कि PM डिवाइन योजना। इसके संबंध में आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तो आपको सही कथन यहाँ पे असत्य यानी कि गलत कथन चुनना है। तो पहला कथन है यह बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देगा। दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा। तीसरा है उत्तर पूर्व परिषद इस योजना को लागू करेगी। तो देखिए पहला और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। तो आपको क्वेश्चन में ही बताना था कि असत्य यानी कि गलत कथन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में असत्य कथन दिया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस योजना को लागू नहीं करेगा। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्न में से सही कथन बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 2 कथन हैं। एक लाभार्थी केवल एक बार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरा कथन है कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लागू करता है। तो आपको बताना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों कथन हैं, एक लाभार्थी केवल एक बार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है, और ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लागू करता है, ये भी सही है। तो आपके दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत जो भी लाभार्थी हैं इनको बच्चे के जन्म के पहले और बाद में अलग अलग समय अंतराल पर 3 किस्तों में 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। योजना का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट डे है यानी महत्वपूर्ण दिवस है जो कि 18 मई को मनाया जाता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके जो भी इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डे है उसका नाम दे देगा और पूछेगा कि किस तारीख को ये मनाया जाता है, उसकी थीम पूछ सकता है, सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया था, इसको किसके द्वारा मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ से बन सकते हैं। तो इन्हें डिटेल में देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल पूरे विश्व भर में 18 मई को मनाया जाता है। इसको मनाने का मेन उद्देश्य यानी कि एम ये है कि जो भी हमारा विकासशील समाज है इसमें जो संग्रहालय है इनकी भूमिका जो होती है इनके प्रति लोगों को जागरूक बनाना, ठीक है, इसलिए इसे मनाया जाता है। इसके बाद 2022 यानी इस साल की जो थीम है याद रखिएगा, इस साल की थीम रखी गई है द पावर ऑफ म्यूजियम्स, ठीक है। 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे और इस साल की थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम्स। इसका देखिए ये दिन मनाया किसके द्वारा जाता है, इसे स्थापित किसके द्वारा किया गया था। तो इसे शुरुआत की गई थी इसकी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो जो हमारे यहाँ म्यूजियम है उनकी विशेषता और उनके महत्व को समझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने डिसाइड किया था कि 18 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। और ये डिसाइड किया गया था 1983 में, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। अब इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क में। यहाँ पे सदस्यों की बात करते हैं तो 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 1945 में और यहाँ के अभी सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट आपको यूनाइटेड नेशन से याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ यहाँ पे जो न्यूज़ करंट में रही हैं पिछले हफ्ते इन्हें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो आर्थिक मामलों के मंत्री हैं अब्दुल्ला बिन तोक अलमारी, इनके साथ संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, दोनों ही मंत्रियों के नाम याद रखने हैं। इसके बाद देखिए दोनों ही देशों के बीच में यहाँ पे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पे साइन किया गया है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार में $100 अरब की वृद्धि की यहाँ पे एस्टिमेशन दिया गया है कि जो द्विपक्षीय व्यापार है इसमें $100 अरब की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा सेवाओं के व्यापार में $15 अरब की भी बढ़ोतरी होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है।
और इसके हो जाने से, इसके साइन हो जाने से, इस समझौते के बाद जो कपड़ा, रत्न, फार्मास्यूटिकल और कृषि जैसे क्षेत्र हैं, इन पे डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनका विकास होगा। और इस समझौते के हो जाने के बाद यहाँ पे रोज़गार पे भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। बात हो रही है यूएई की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है अबू धाबी, प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। तो जब भी किसी देश के बीच में समझौता होता है तो कौन से मंत्रियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उन मंत्रियों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, अमाउंट है, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भी कंट्री है उसके जो भी स्टैटिक्स हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल, तो ये पॉइंट अगर आप क्वेश्चन के साथ ही पढ़ते चलेंगे तो बार बार ये आएंगे, बार बार आपका रिवीजन होता रहेगा। तो इस तरह से आपको इनको याद करने में आसानी होगी, इकट्ठा याद करने का आप पे बर्डन नहीं बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, भारतीय नौसेना में 2 नए विध्वंसक युद्धपोत शामिल किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया है। दोनों के नाम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दोनों युद्धपोतों के आपको नाम याद रखने हैं, INS सूरत और INS उदयगिरी, और इनको लॉन्च किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। तो जो INS सूरत है ये P-15V श्रेणी का चौथा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, और INS सूरत पूर्व कोलकाता क्लास विध्वंसक का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, कोलकाता क्लास विध्वंसक का अपग्रेडेड वर्जन है INS सूरत। और ये जो INS उदयगिरी है ये P-7A क्लास का दूसरा स्टील्थ फ्रीगेट है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों युद्धपोत के नाम याद रखने हैं, INS सूरत और INS उदयगिरी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, भारतीय नौसेना ने अपने सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से स्वदेश में विकसित पहली नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया अभी हाल ही में। तो नौसेना ने यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया है, ओडिशा के चांदीपुर में। और DRDO ने ही इस मिसाइल को विकसित किया, इसे डेवलप किया है, इसलिए आपको DRDO भी याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में बुधनी क्षेत्र में मछुआ सम्मेलन को संबोधित किया है। तो ये आपको याद रखना है, बुधनी क्षेत्र मछुआ सम्मेलन को अभी हाल ही में संबोधित किया गया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। कहाँ पे? भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के जो मछुआरे हैं इनके आर्थिक उन्नयन, परिवार के सदस्यों को विवाह, शिक्षा, सहायता, बीमा योजना का लाभ दिलवाने का कार्य किया गया है, और इसी दिशा में एक और कदम उठाया गया है इस सम्मेलन में बताया गया। तो प्रदेश में जो भी स्थानीय निकाय हैं उनमें स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मछुआरे हैं, भाई बहन, इनको संगठित रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा जो भी उपभोक्ता हैं उनको अलग अलग प्रकार की स्वच्छ और ताज़ी मछलियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाएगी। ये सब कुछ बताया गया इस सम्मेलन में। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना भी प्रारंभ की जाएगी। ये योजना का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना। तो इसको शुरुआत करके यहाँ पे मत्स्य बीज उत्पादन, झींगा सह मछली पालन, इसके लिए सहायता दिलवाई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं पिछले हफ्ते। तो सबसे पहले है कैरीन जियां पियरे। तो ये व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रवक्ता बनी हैं। ठीक है, कैरीन जियां पियरे व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रवक्ता बनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी कहीं पे पहली बार कोई चीज़ होती है स्पेशली, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कैरीन जियां पियरे, और ये व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रवक्ता बनी हैं। इसके बाद एप्पल की बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा पहले के टाइम से एप्पल का आईपॉड आता था, छोटा सा डिवाइस था जहाँ पे आप अपने गाने लोड करके बाद में उसे सुन सकते थे। ठीक है, तो जो छोटा सा डिवाइस आता था उसे आईपॉड कहा जाता था एप्पल का। तो 20 साल का सफ़र लगभग रहा है। 2001 में इसे लॉन्च किया गया था और हाल ही में इसको बंद करने का डिसाइड कर लिया है एप्पल ने। तो ये आईपॉड अब बंद हो जाएगा। जो टच मॉडल था इसको बंद करने की घोषणा कर दी है एप्पल ने। इसका अभी हाल ही में आखिरी मॉडल लॉन्च किया गया है। इसके बाद यहाँ पे है पैट गैलेंट चैरेट। तो 71 वर्ष की हैं और इन्होंने 71 वर्ष की उम्र में तैराकी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो अमेरिका की हैं ये, 71 वर्ष इनकी उम्र है, पैट गैलेंट चैरेट। और इन्होंने एक और नया
गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने इज़राइल के गैलिली सागर में सबसे उम्र दराज महिला के रूप में सबसे लंबी दूरी तैरने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। इन्होंने 8 घंटे 22 मिनट में 13 मील यानी कि लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय की है तैर के, और ये विश्व रिकॉर्ड है। इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है यहाँ पे एक पेन, जो कि एक बॉल पॉइंट पेन है, और ये विश्व की सबसे लंबी पेन है। इसकी लंबाई है 18 फीट। ठीक है, तो हैदराबाद में बनाई गई है बॉल पॉइंट पेन। इसका इस्तेमाल आप अकेले करने का सोच भी नहीं सकते, ऐसा न्यूज़ में दिखाया गया है। एक्चुअली में ये जो बॉल पॉइंट पेन है इसकी लंबाई है 18.53 फीट की, और इसकी जो वेट है, इसका जो वज़न है, यह है 37.23 किलो का, और इसी कारण से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से शामिल किया गया है। इसके बाद है शेरपा कामी रीता। शेरपा कामी रीता नेपाल के हैं ये 52 वर्षीय शेरपा कामी रीता। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 26वीं बार चढ़ाई की है हाल ही में, और इन्होंने एक तरह से ये रिकॉर्ड ही बना दिया है। इसके अलावा इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को सर्वाधिक बार फतह करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो 26वीं बार इन्होंने अभी हाल ही में फतह किया है, और इस कारण से करंट में इनका नाम फिर से न्यूज़ में आ गया है। शेरपा कामी रीता नेपाल के हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अर्जेंटीना से न्यूज़ है। तो आपने कटलेट तो खाया होगा काफ़ी बार। ठीक है, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, यहाँ के लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा कटलेट बनाया है। तो ये जो कटलेट है ये 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, और ये 926 किलो का है कटलेट। ठीक है, इस कारण से ये जो रिकॉर्ड है इसे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया अभी हाल ही में, तो इस कारण से ये भी न्यूज़ में दिखाया गया। फिर है नासा की न्यूज़। तो अभी हाल ही में नासा की कई सैटेलाइट हैं जो कि अलग अलग जो ग्रह हैं हमारे अंतरिक्ष में, चांद है और सितारे हैं, इनकी तस्वीरें खींच रही हैं, इनके आसपास से गुजर रही हैं। तो इसी में से एक सैटेलाइट अंतरिक्ष का जो ब्लैक होल होता है, अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल होते हैं उसी के पास से गुजरी है, और उसकी आवाज़ का वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, और ये वीडियो अभी हाल ही में नासा ने जारी किया है। इस कारण से ये न्यूज़ में दिखाया गया है। तो इस ब्लैक होल की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया अभी हाल ही में नासा के सैटेलाइट के द्वारा। इसके बाद यूसुफ अल रफ़ई, तो इन्होंने ज्वालामुखी पर्वतों पे चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। कुवैत के हैं ये 24 वर्षीय पर्वतारोही हैं यूसुफ अल रफ़ई। इन्होंने ज्वालामुखी से बने 7 पर्वतों की चोटियों पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अंटार्कटिका में मैरी बर्ड लैंड के माउंट सिडनी पर चढ़ाई करके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र में इन चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई करके ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद बैटल ऑफ क्वींस। तो ये स्विट्ज़रलैंड में जो गाय हैं यानी कि काऊ हैं, उनके फाइटिंग का एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। जैसे स्पेन में सांडों का मुकाबला होता है, उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड में गाय का मुकाबला होता है जिसे काऊ फाइटिंग कहा जाता है, और इसका नाम दिया गया है बैटल ऑफ क्वींस। तो हाल ही में ये जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, स्विट्ज़रलैंड में मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको त्यौहार का नाम दे देगा, पूछा जाता है कि कौन से देश में मनाया गया है, या अगर भारत में मनाया गया है तो पूछ लेता है कि किस शहर में या किस राज्य में मनाया गया है। तो याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड में मनाया गया है बैटल ऑफ क्वींस। फिर यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ है जो कि अभी हाल ही में यात्रा में निकला है, इसका नाम है वंडर ऑफ सी। तो दुनिया के सबसे बड़ा क्रूज़ है ये वंडर ऑफ सी। ये अभी हाल ही में यूरोप की पहली यात्रा पे निकला है। तो इसको बनाने में लगभग 9,538 करोड़ रुपए लगे हैं, और इसका वज़न है 2,36,857 टन, और इसमें लगभग 6,998 पैसेंजर, इसके अलावा 2,300 कर्मचारी एक साथ सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद है मर्लिन मुनरो। तो ये सदी की सबसे महंगी कलाकृति बनी है। दिवंगत हॉलीवुड स्टार मर्लिन मुनरो की एक पेंटिंग है जिसको क्रिस्टीज में 19.5 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 15 अरब रुपए में नीलाम किया गया है, और ये सार्वजनिक नीलामी में बेची गई 20वीं शताब्दी की सबसे महंगी कलाकृति बन गई है। याद रखिएगा, 15 अरब रुपए। तो जो पेंटिंग है ये एंडी वॉरहोल ने मर्लिन मुनरो के निधन के बाद बनाया था 1964 में, और इसे शॉर्ट सेज ब्लू मर्लिन का नाम दिया गया था।
ठीक है। तो अभी हाल ही में 15 अरब रुपए में से नीलाम किया गया है और ये 20वीं शताब्दी की सबसे महंगी कलाकृति बनी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन के चांसेस है यहाँ से। इसके बाद है मछली की एक प्रजाति जिसे टोटोआवा कहा जाता है, तो इसके अस्तित्व पे संकट आ चुका है, ये विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये जो मछली है ये कैलिफोर्निया की मैक्सिको खाड़ी में पाई जाती है और इनको बैक्वीटा पोर्पोइज या फिर टोटोआवा मछली कहा जाता है और अभी हाल ही में विलुप्त के कगार पे पहुंच गई हैं, इस कारण से न्यूज़ में आई हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हैं यश मोरादिया। इन्होंने योगासन से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दुबई में रहने वाले 22 वर्षीय भारतीय हैं, योग प्रशिक्षक हैं ये यश मोरादिया। इन्होंने योग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक वृश्चिका आसन यानी कि बिच्छू आसन जिसे कहा जाता है इसे किया है। इन्होंने टोटल 29 मिनट्स यानी कि 29 मिनट और 4 सेकंड तक इसी मुद्रा पे योग किया है और इस कारण से इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। यश मोरादिया नाम याद रखना आपको। इसके बाद यहाँ पे वेनेजुएला से न्यूज़ है। यहाँ पे 112 साल के पेरेज सबसे उम्र दराज पुरुष बने हैं। तो वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज, इनका पूरा नाम है जुआन विंसेंट पेरेज। इनको आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित पुरुष घोषित किया गया है। इनकी उम्र है 112 साल और 253 दिन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे उम्र दराज व्यक्ति नहीं है, पुरुष हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे उम्र दराज पुरुष बने हैं 112 साल के जुआन विंसेंट पेरेज। कहाँ के हैं? वेनेजुएला के। इसके बाद स्मृति शेष देखते हैं। तो सबसे पहले पद्मश्री से सम्मानित रजत कुमार जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये उड़िया साहित्यकार थे और पद्मश्री से सम्मानित थे। 88 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में रजत कुमार जी का निधन हो गया है। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद यहाँ पे भारतीय पर्वतारोही हैं नारायण अय्यर। इनका हाल ही में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से जो एक सम्मिलित है कंचनजंगा, यहाँ की पहाड़ियों में चढ़ते वक्त इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में 52 वर्ष की आयु में। इसके बाद यहाँ पे आज़ाद यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक हाल ही में इनका निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। और आज़ाद यूक्रेन के ये प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका देखिए एक्टर कॉमेडियन है मोहन जुनेजा का भी हाल ही में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसका खेल चर्चा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर है लियोनेल मेसी। तो जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स मैगजीन है फोर्ब्स, इन्होंने अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची शामिल की है और इस सूची में सबसे ऊपर रहे हैं लियोनेल मेसी। ये फुटबॉलर हैं और ये अर्जेंटीना से हैं, अर्जेंटीना के नागरिक हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी में सबसे ऊपर रहे हैं लियोनेल मेसी। तो पिछले वर्ष इन्होंने $130 मिलियन यानी कि लगभग 1007 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और न्यूज़ देखते हैं स्पोर्ट्स से। तो सबसे पहले इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम, ठीक है, ब्रेंडन होगा यहाँ पे, ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट का जो टीम है वहाँ का मुख्य कोच नियुक्त किया है। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड की जो टेस्ट क्रिकेट की टीम है वहाँ के मुख्य कोच बन गए हैं। फिर है हॉकी का एक नया शॉर्टर वर्जन है, जैसे कि क्रिकेट में T20 आया था एक छोटा फॉर्मेट, वैसे ही हॉकी का एक नया शॉर्टर वर्जन आया था जिसका नाम है 5A साइड हॉकी। तो 5A साइड हॉकी का जो फॉर्मेट है इसका टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है, ठीक है। तो जो हॉकी महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH, ये पहली बार 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। तो ये जो टूर्नामेंट है ये जून में होगा स्विट्ज़रलैंड में, ये आपको याद रखना है। और इस टीम में भारतीय टीम भी खेलती नज़र आएगी। तो ये पहली बार होगा जब भारत इस शॉर्टर फॉर्मेट में अपना पार्टिसिपेशन देगी। इसके बाद ब्रिटेन की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं लारा रॉबसन। इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया, मतलब कि इन्होंने संन्यास ले लिया है टेनिस से। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन की खिलाड़ी थी लारा रॉबसन, इन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास लिया है।
फिर यहाँ पे आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज जुबैर हमजा को डोपिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन के मामले में 9 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। ठीक है, यानी कि जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं इनको उनका सेवन करते हुए पाया गया, डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए, इस कारण से आईसीसी ने इन पे 9 महीने का प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन थे ये जुबैर हमजा। फिर यहाँ पे देखिए थॉमस कप है। थॉमस कप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैडमिंटन में वर्ल्ड कप माना जाता है। तो ठीक है, बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप है थॉमस कप अभी हाल ही में बैंकॉक में संपन्न हुआ है और इस टूर्नामेंट को पहली बार लगभग 75 वर्ष की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट हुई है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, तो भारत ने यहाँ पे फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार इस टूर्नामेंट के टीम इवेंट के खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2022 में जो थॉमस कप हुआ है भारत ने जीता है। हुआ कहाँ पे था? बैंकॉक में हुआ था। बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये भी याद रखना है। तो भारत की तरफ से लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने टीम इवेंट में भारत को जीत दिलाई है। फिर यहाँ पे देखिए हॉकी एसोसिएशन ओडिशा, ठीक है, ओडिशा की जो टीम है इन्होंने रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक को 2-0 से हरा के यहाँ पे 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िएगा, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। ओडिशा ने जीता है इस टूर्नामेंट को इस साल और हराया किसे है? कर्नाटक को। तो यहाँ से पॉइंट क्या क्या बन गए आपके? सबसे पहले तो जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी इसका ये 12वां संस्करण था। हुआ कहाँ था? भोपाल में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अब याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हॉकी का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, और इस टूर्नामेंट को जीता है इस साल किसने? ओडिशा ने। हराया किसे था फाइनल में? कर्नाटक को। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में एक एक पॉइंट पढ़ना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। फिर यहाँ पे देखिए लिवरपूल जो कि एक फुटबॉल क्लब है, तो इन्होंने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में चेल्सी भी फुटबॉल क्लब है, तो लिवरपूल ने चेल्सी को पेनाल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर FA कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत गया। इस साल का FA कप 2022 का टूर्नामेंट जीता है लिवरपूल ने, किसे हराकर? चेल्सी को। ठीक है, ये टूर्नामेंट हुआ था लंदन के वेम्बले स्टेडियम में। इसके बाद यहाँ पे देखिए इटली के जाने माने फुटबॉल क्लब इंटर मिलान ने यहाँ पे कोपा इटालियन कप जीता है। यहाँ पे देखिए FA कप था और ये है कोपा इटालियन कप। तो FA कप जीता लिवरपूल ने और इंटर मिलान ने जीता है कोपा इटालियन कप। इन्होंने यूवेंटस को 4-2 से हराया फाइनल में। ठीक है, लिवरपूल ने हराया था चेल्सी को, इंटर मिलान ने हराया है यूवेंटस को। लिवरपूल ने जीता FA कप और इंटर मिलान ने जीता है कोपा इटालियन कप। ठीक है, दोनों ही फुटबॉल के हैं टूर्नामेंट, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, अलग अलग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए इटालियन ओपन की बात हो रही है, ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है, कौन सा है? इटालियन ओपन कब? 2022 का। तो यहाँ पे देखिए अगर पुरुषों के एकल में बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच ने जीता है इस साल का टूर्नामेंट, और महिलाओं के एकल वर्ग की बात करते हैं तो ईगा स्वितेक ने जीता इस टूर्नामेंट को। आप ध्यान से सुनिएगा, नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन के पुरुषों के एकल वर्ग को जीता है। इन्होंने फाइनल में हराया था स्टेफनोस सित्सिपास को। तो नोवाक जोकोविच जो कि विजेता हैं, ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी, और स्टेफनोस सित्सिपास जो कि उप विजेता रहे, ये हैं ग्रीस के खिलाड़ी। इसके बाद देखिए महिलाओं के एकल वर्ग में जीती हैं ईगा स्वितेक, ये हैं पोलैंड की खिलाड़ी, और इन्होंने फाइनल में हराया है ओनस जावेउर को। ओनस जावेउर हैं ट्यूनीशिया के खिलाड़ी। तो आपको खिलाड़ी के नाम और उनके देश के नाम ये याद रखना है। तो नोवाक जोकोविक ने टोटल 6वीं बार यानी कि 6th टाइम इस टूर्नामेंट को जीता है,
और वहीं ईगा स्वितेक ने लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद नज़र डालते हैं थोड़ा समायकी पे। तो यहाँ पे देखिए पूर्व वित्त सचिव और चुनाव आयोग के मौजूदा समय में सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। ये अब भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार जी अब भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। इन्होंने 5 मई को नई जिम्मेदारियां संभाली हैं। इनका कार्यकाल 2025 तक होगा। तो 2024 में जो आम चुनाव होंगे ये इनकी ही देखरेख में संपन्न होंगे। तो इन्होंने सुशील चंद्र की जगह ली है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी थे, इनकी जगह अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार जी। इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट नाम है यहाँ पे प्रियंका जुनेजा का। प्रियंका जुनेजा ये पानीपत की रहने वाली हैं और इन्होंने अभी हाल ही में मिसेज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जिसे जीती हैं पानीपत की प्रियंका जुनेजा। कौन सा कॉन्टेस्ट था? मिसेज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड 2022। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए जो क्वाड ग्रुप है यहाँ पे दक्षिण कोरिया भी शामिल होना चाहता है, ये न्यूज़ आ रही है। तो क्वाड ग्रुप आप सभी को पता है 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल, इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद इन्होंने अपना डिसीज़न लिया है कि ये ट्राई करेंगे कि क्वाड ग्रुप में साउथ कोरिया को भी जोड़ा जाए। ठीक है, तो क्वाड ग्रुप में आपको याद रखना कि अभी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। और अभी न्यूज़ है दक्षिण कोरिया की जुड़ने की। तो दक्षिण कोरिया के बारे में देखते हैं। प्रेसिडेंट का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं यून सियोक योल जे। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं यानी कि राजधानी है सियोल और करेंसी है यहाँ की वॉन। फिर यहाँ पे देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड जो है ये नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है, वहाँ पे ये डिसाइड किया जा रहा है। तो फिनलैंड के बाद अब स्वीडन ने भी डिसाइड किया है कि ये भी नाटो का सदस्य बनेगा। ठीक है, तो पहले फिनलैंड पिछले वीडियो में बताया था और अब स्वीडन। तो ये दोनों जुड़ने जा रहे हैं नाटो में। जुड़ेंगे कि नहीं ये बात की बात है, जो भी डिसाइड होगा वो आपको न्यूज़ में आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये डिसाइड किया जा रहा है कि ये जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस कारण पे इसका न्यूज़ में दिखाया गया, तो सोचा इसमें डाल दूँ वीडियो में। तो बात करते हैं स्वीडन की। तो यहाँ की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मैग्डालिना एंडरसन ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली जीके, वोकैब, अलग अलग न्यूज़पेपर की मैगज़ीन, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड न्यूज़, रोज़गार से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में अपडेट, तो इतनी सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एक ही प्लेस पे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।